नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज करते हैं जहां पर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाले पहलवानों ने हर की पौड़ी पर अपने मेडल गंगा में बहाने का फैसला टाल दिया है। पहलवान मेडल बहाने के लिए हरिद्वार पहुंचे थे। खबर लगते भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत वहां पहुंचे। पहलवानों से बात कर उन्होंने केंद्र सरकार को कार्रवाई के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। टिकैत ने पहलवानों से मेडल्स और मोमेंटो वाली पोटली भी ले ली है। उन्होंने कहा कि इन्हें राष्ट्रपति को देंगे। सभी खिलाड़ी हरिद्वार से घर के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट करीब 1 घंटे तक हर की पौड़ी पर बैठकर मेडल पकड़े रोते रहे। उधर मेडल बहाने के फैसले पर गंगा समिति पहलवानों के खिलाफ खड़ी हो गई थी। उनका कहना था कि हर की पौड़ी पूजा पाठ की जगह है, राजनीति की नहीं। पहलवानों ने गंगा में हालांकि मेडल इस दौरान नहीं बहाए। मैं क्या बीतरी होगी उन पर, उन्होंने कितने अरमान हो और इस तरह की धरने पे अपनी असमत बचाने के लिए हमारे साथ इस तरह की वो हुई। बड़ी शर्म की बेटियों को क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? क्या आश्वासन? हमारी बेटियां है, हमारा परिवार है, उन्हें पूरा आश्वासन है। उनका सर हम झुकने नहीं देंगे और जहाँ तक भी लड़ाई होगी। कोई नहीं आया और क्या हो रहा है? आज ही जैसे 12 बजे ट्वीट किया था साक्षी ने, बजरंग जी ने 6 साढ़े 6 बजे तक सभा में इतनी देर तक अब ये लोग यहाँ पर बैठे थे, रो रहे थे, परेशान थे। क्या किसी की तरफ से कुछ कहा गया है? हमें नहीं पता लगा ना, हमें ट्वीट कर 2 घंटे पहले पता लगा। हमें तो 2 घंटे पहले पता लगा। हम तो खेत में थे, चोर साहब भी अपने काम धंधे में थे। एकदम आपात स्थिति में यहाँ से गए, मगर कोई ऐसा उधर लगाना। सबकी जिम्मेदारी है, इस देश को बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो इस देश का नाश कर दिया। तो अब अगला कदम क्या रहेगा? देखो जो सुलह मशवरा हो, क्योंकि इन लोगों ने ये तो कहा इंसान की भावना होगी तो आंसर करा जाएगा। कोई नहीं सकता। हमने तो यहाँ से उठाए बच्चे। हमारी राय यह है, इस देश का गौरव है, इस देश की इज्जत है, मान सम्मान की बात है। अगर मान सम्मान को, ये सभी का बहु व्यक्ति है, मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी तो समाज बर्दाश्त नहीं करे। इसमें कुछ न कुछ लेना हिसाब लेंगे। समाज के द्वारा कल आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी शहर में, उसमें जो भी निर्णय होगा वो संतोषजनक होगा। 5 दिन का समय जो हिसाब न लिया उनका पूरा करा जाएगा। तो समाज की बैठक होगी अब? कब होगी, कहाँ पर? कल होगी। इधर मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सोमवार को इम्फाल पहुंचे अमित शाह अभी तक कई बैठकें कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के प्रयास में इम्फाल में एक सर्वदलीय बैठक की है। यह सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई है। इससे पहले अमित शाह ने सोमवार को मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मुलाकात की थी। प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए शाह ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य के मंत्रियों, वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्र और मणिपुर राज्य सरकार ने मणिपुर में जातीय संघर्ष के दौरान मरने वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। दंगे में मरने वाले की परिवारों के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि मुआवजे की राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। अमित शाह और सीएम एन बीरेन सिंह के बीच सोमवार को हुई बैठक में फैसला किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को शराब नीति मामले में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सिसोदिया एक पावरफुल इंसान हैं, वे बाहर आएंगे तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दिनेश शर्मा ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली की शराब नीति साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से बनाई गई थी। यह बेहद गंभीर मामला है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को प्रभावित किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार जारी है। मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया पर तंज कसा और मीनाक्षी लेखी ने और कहा कि शक्तिशाली व्यक्ति हैं सिसोदिया। सिसोदिया जी की जो जमानत है वो रिजेक्ट की गई है और इससे पहले जो है
वो ट्रायल कोर्ट ने भी रिजेक्ट की थी। और मुझे बार बार एक कहावत याद आ रही है, वह कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत क्या करेगा। यानी जिन लोगों का कर्तव्य है इन संस्थाओं को बचाए रखना, जिनका कर्तव्य है भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना, अगर वही भ्रष्ट हो जाएं और अपनी जिम्मेवारी से हटकर प्रदेश को नियम कानून का उल्लंघन करते हुए इस तरीके का काम करने लगे, तो कौन उस जगह को, उस क्षेत्र को बचाएगा, जो कि दिल्ली के साथ लगातार हुआ। दिल्ली के साथ लगातार हुआ कि दिल्ली में एक स्कैम किया गया, एक घोटाला किया गया, जो कि शराब घोटाले के रूप में प्रचलित है और सबको मालूम है, जानकारी है, जहां पर कार्टलाइजेशन की गई और जो होलसेलर्स थे उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया गया और साथ में जो अन्य प्रॉफिट मार्जिन थे दिल्ली को टैक्स की क्षति पहुंचाई गई और भ्रष्टाचार का एक नमूना बन के रह गया। और जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हुई है और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि जो एलिगेशंस है वो, जो इनके खिलाफ जो दस्तावेज हैं, बाकी चीज़ें वो बहुत सीरियस हैं। और इसमें एक पब्लिक सर्वेंट, यानी जो समाज, पब्लिक सर्वेंट एक टेक्निकल लीगल डेफिनेशन है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ऑफिस जो है वो इतना महत्वपूर्ण ऑफिस है जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया। और जो एप्लीकेंट है वो एक पावरफुल व्यक्ति है और जो एक्साइज पॉलिसी का सूत्रधार है वो यही व्यक्ति है। और इन्होंने लगातार ये कुछ भी ऐसी हरकत कर सकते जहाँ पे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम है और तमाम तरीके की जो गैर नियमित चीज़ें होती हैं, खरीद फरोख्त, वो ये कर सकते हैं। और इस कारण से एक्साइज पॉलिसी के केस में इनकी जो जमानत है उसको रिजेक्ट किया जाता है। ये आज का ऑर्डर है। उधर शाहबाद डेरी इलाके में 16 साल की साक्षी की चाकू मारकर हत्या करने के मामले में मंगलवार को आरोपी साहिल खान को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने आरोपित को सोमवार को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। साहिल सजा से बचने के लिए हर तरकीब अपना रहा है। वो पूछताछ में लगातार बात बदल रहा है। जानकारी के मुताबिक हत्या के बाद सबसे पहले उसने रिठाला जाकर वहां हथियार छिपा दिया था, जिसके बाद आपको बता दें कि आरोपी ने पुलिस को चकमा देने के लिए बुलंदशहर जाते वक्त 2 बसें भी बदली थी। पुलिस रिमांड पर भेजा गया है साहिल फिलहाल। वहीं दिल्ली के शाहबाद हत्याकांड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह बहुत दर्दनाक हादसा है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सीएम ने कहा कि आरोपी साहिल को कठोर से कठोर सजा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। हम मृतका के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, साथ ही सख्त सजा दिलाने की बात उन्होंने कही। वो हम लोगों ने देखा बहुत 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 दर्दनाक हादसा है और मतलब वो देखा नहीं जाता। जिस तरह से चाकू गोद के और उसके बाद पत्थर से उस बच्ची का सर फोड़ दिया गया, तो उसकी जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में निंदा की जाए। और हम समझते हैं वो लड़का पकड़ा गया है, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार जो है कोर्ट के अंदर बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेगी। और लेकिन ओवरऑल दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके हम काफ़ी चिंतित हैं और हम एलजी साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे काम हमें कर लेने दीजिए, आप अपने काम कीजिए। आपको संविधान ने जो काम दिए हुए हैं वो काम आप करें, हमें जो संविधान ने काम दिए हुए हैं हम करें, तो ज़्यादा शोभा भी होएगी और ठीक भी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों केंद्र द्वारा लाए अध्यादेश के खिलाफ अपनी जंग जारी रखते हुए विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने में लगे हैं। वे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात कर अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन मांगा। सीताराम येचुरी ने केजरीवाल से पूरा समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान के खिलाफ जाकर काम कर रही है, हमें एकजुट होकर इन्हें रोकना होगा। हम केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश की निंदा करते हैं। यह अध्यादेश असंवैधानिक है, कोर्ट की अवमानना भी है। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस से हमारा संविधान बचाने के लिए आगे आने की अपील है। जैसा आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के लोगों के अधिकार छीनने वाला जो मोदी सरकार ने अध्यादेश जारी किया, 8 साल की लड़ाई के बाद 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था
कि भारत एक जनतंत्र है। जनतंत्र के अंदर चुनी हुई सरकार को जनता के काम करने के लिए पूरे अधिकार और शक्तियां होनी चाहिए। 2015 में मोदी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके हमारी पावर्स छीन ली थी। जो पावर्स शीला दीक्षित जी के पास होती थी वो पावर्स हमसे सारी छीन ली गई, सरकार को पंगु बना दिया गया। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी काम किए, हम ही जानते हैं कैसे काम किए। लेकिन 8 साल की लड़ाई के बाद दिल्ली के लोगों को न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और 8 दिन के अंदर ही 19 मई को मोदी सरकार ने अध्यादेश पारित करके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ख़त्म कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। और मोदी सरकार ने कहा कि दिल्ली के लोगों को कोई अधिकार नहीं है। ये दिल्ली के लोगों के न केवल अधिकार छीने गए बल्कि एक तरह से दिल्ली के लोगों को तमाचा मारा गया, दिल्ली के लोगों का अपमान किया गया कि तुम जो मर्जी सरकार चुन लो, उसको काम नहीं करने देंगे हम। ये मोदी सरकार का संदेश है दिल्ली के लोगों को, आप जो मर्जी सरकार चुनिए, हम आपको काम नहीं करने देंगे। ये अध्यादेश आया है और ये अध्यादेश अब बाद में मॉनसून सेशन में संसद में आएगा। तो संसद में जब आएगा तो राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। 238 सदस्य हैं जिसमें 93 केवल बीजेपी के हैं। तो अगर सारी नॉन बीजेपी पार्टीज़ एक साथ आ जाएं तो इस अध्यादेश को गिराया जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक पार्टी अध्यक्ष से जाके मिल रहा हूं और उनकी हम सपोर्ट मांग रहे हैं कि जब ये संसद में बिल आए तो वो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हों, दिल्ली के लोगों को न्याय दिलाएं। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दिल्ली के लोगों का बहुत बड़ा धोखा हुआ है दिल्ली के लोगों के साथ। तो इसी सिलसिले में मैं ममता बनर्जी से मैडम से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। ठाकरे साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। एनसीपी से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। केसीआर साहब से मिलने गया था, उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया। उसी सिलसिले में आज मैं सीताराम येचुरी जी से, उनकी टीम से और सीपीएम पार्टी से सपोर्ट मांगने के लिए आया कि इस राज्यसभा में आप हमें सपोर्ट कीजिए। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर कि आपने आप अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होने का आपने निर्णय लिया, हमें सपोर्ट दिया। और आज आपके दफ्तर में जब हम आए, आपने इतना मान सम्मान दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। केंद्र के अध्यादेश के मुद्दे पर सीएम अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं। वे लगातार विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था। हालांकि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता केजरीवाल का समर्थन करने के पक्ष में नहीं है। वहीं आज केजरीवाल से ये पूछा जा गया कि कांग्रेस कह रही है कि वो आपका समर्थन नहीं करेगी, तो केजरीवाल ने कहा ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं, ये मुद्दा देश के संविधान का है। ये कांग्रेस को तय करना है कि वो मोदी के साथ खड़ी है या देश के जनता के साथ। देखिए, मैं जो अखबारों में पढ़ रहा हूँ और उनके बयान सुन रहा हूँ, वो बता रहे हैं केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल वैसा है। ये मुद्दा केजरीवाल का नहीं है, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। ये मुद्दा देश के जनतंत्र का है। दिल्ली के लोगों का जो अपमान हुआ है, ये मुद्दा उसका है, संविधान का है। मेरी उनसे निवेदन है कि केजरीवाल को छोड़ दीजिए, केजरीवाल को सपोर्ट मत कीजिए। लेकिन मोदी सरकार ने जो दिल्ली के लोगों का अपमान किया, दिल्ली के लोगों की सारी शक्ति छीन ली, तो दिल्ली के लोगों के साथ खड़े हुई है। आज इन्होंने दिल्ली के साथ किया है। जैसा अभी येचुरी साहब ने कहा, कल को अगर ये राजस्थान सरकार के साथ खड़े होते हैं, के राजस्थान के खिलाफ ऐसा ऑर्डिनेंस पास करते हैं, तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम ये नहीं कहेंगे ये कांग्रेस का मामला है कि बीजेपी का मामला है, ये देश का मामला है। तो हमें देश के साथ खड़े होना है। तो उन्हें यही तय करना है कि वो मोदी जी के साथ खड़े हैं कि जनता के साथ खड़े हैं। मेरे साथ सपोर्ट करने की बात नहीं है। जनता के हकों को छीना जा रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है। ऐसे में तो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को, सारी पार्टियों को साथ आके और इसका जम के विरोध करना चाहिए।
रविवार की रात दिल्ली में 16 वर्षीय लड़की की निर्मम हत्या और लंबे समय से धरने पर बैठी महिला पहलवानों पर हुए लाठीचार्ज की आग उत्तराखंड भी पहुंच चुकी है। मामले में नैनीताल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति को एक प्रार्थना पत्र हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए सौंपा और दिल्ली के उपराज्यपाल से इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। हल्द्वानी में खबर आपको बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है साक्षी मर्डर केस और दिल्ली में धरने पर बैठी पहलवानों को लेकर ये जो ज्ञापन है वो मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, सिटी मजिस्ट्रेट को आम आदमी पार्टी के द्वारा। माननीय महामहिम महिला पहलवानों ने के साथ पुलिस ने एक निरंकुश व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार हुआ है। आम आदमी में बहुत रोष है और उसके उपरांत जिस तरह से कल एक नृशंस हत्या हुई है हमारी बेटी की, 16 साल की एक बेटी की नृशंस हत्या हुई है, तो इसमें दिल्ली पुलिस पूरी तरह से दागदार है। और क्योंकि ये उपराज्यपाल के अधीन है तो आम आदमी पार्टी और उसके कार्यकर्ता मांग करते हैं कि उपराज्यपाल को ये नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अत्यंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। क्या कहेंगे, लगातार क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार भी है और जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रही है, आप केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, जिस तरह से हम आज तक देखते आए हैं कि पूरे हिंदुस्तान की सरकारें कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी मेडल लाओ और लाठी खाओ अपनी बेटियों के साथ कह रहे हैं, ये अत्यंत निंदनीय है और इसमें एक आम आदमी चुप नहीं बैठेगा और आंदोलन के लिए भी उतरेगा सड़कों पर। उधर देहरादून का पशुआदून इलाका लफ्जियात का अड्डा बनता जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि पिछले एक महीने में इस तरह से लगभग 6 मामले सामने आ चुके हैं। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में शामिल कई युवकों के नाम गिनवाए हैं और क्षेत्र में बढ़ रही ऐसी समस्याओं पर अपनी चिंता जाहिर भी की है। इस क्षेत्र में मैंने पीछे 15-20 दिन, एक महीने से पुलिस को सख्ती से ड्राइव चलाने के लिए कहा था। शिकायतें आ रही थी ये जिहाद की, ये लव जिहाद और महिलाओं को ब्लैकमेल करने का, लड़कियों को ब्लैकमेल करने का, उनको ट्रैप में फंसाने का, वो केरला स्टोरी के तर्ज पर। पुलिस के ड्राइव में चौंकाने वाली चीजें सामने आई है। तौकीर सन ऑफ मोहम्मद सफी नाबालिग लड़की को ट्रैप में फंसाया, शोषण किया, उसको पोक्सो एक्ट में जेल भेज दिया गया। शहबान पुत्र सलीम ये फरार चल रहा, एक लड़की को फंसाने के आरोप में। अली सन ऑफ रिजवान, इसने एक नाबालिग बच्ची को फंसाया, शोषण किया, इसको पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये अभी मैं आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन 20 दिन की घटनाएं बता रहा हूं सर। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने की और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए। विपक्षी विभागीय अधिकारियों की तरफ से लगातार वित्त को लेकर बढ़ती जा रही ढिलाई पर नाराजगी उन्होंने जताई और कल्याणकारी योजनाओं पर वित्त का अड़ंगा लगाने पर चिंता जाहिर की। तो आज हमने NHM की भी और स्वास्थ्य विभाग की और ड्रग विभाग की भी समीक्षा की है और इसमें 2-3 मैंने निर्देश दिए हैं। पहला निर्देश ये दिया है कि जो भी ट्रांसफर एक्ट में कार्मिक आ रहे हैं उन सभी पात्र कार्मिकों का ट्रांसफर समय पे करना। दूसरा, प्रमोशन जो है 7 प्रकार के जो हमारे फार्मासिस्ट से लेके NM से लेके हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सब पे प्रमोशन जहाँ पे भी अगर दिक्कत नहीं, वो भी मैंने कहा कि जल्दी 1 महीने में उसका निस्तारण करें। तीसरा, NHM में इस बार हमको 4 धाम के लिए और अन्य चीजों के लिए भी काफी पैसा मिला है। लगभग 750 लोगों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं NHM। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट स्तर पे हों, कुछ प्रदेश स्तर पे हों। ये भी मैंने निर्देश दिए हैं कि 1 महीने में सबका विज्ञापन निकाल दें ताकि जो बेरोजगार लोग हैं उनको जल्दी वहां हमें नौकरी मिल सके।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत पायलट के बीच चली आ रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक के बीच दोनों नेताओं में सुलह हुई। सुलह के बाद अशोक गहलोत ने मीडिया से पूछा कि क्या उन्हें भरोसा है कि पायलट एक साथ मिलकर काम करेंगे। जब उनसे काउंटर सवाल किया गया तो पायलट की क्या भूमिका होगी, इस पर गहलोत ने कहा कि भूमिका हाईकमान की होती है, मेरे लिए पद मायने नहीं रखता। मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा, मैंने काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मेरी ड्यूटी है कि मैं उस दिशा में काम करूं। सरकार कैसे रिपीट हो, हाईकमान भी यही चाहता है। जो है अब पद मायने नहीं रखता, मायने रखता है। जिंदगी में हमें 3 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहा हूँ। 3 बार मुख्यमंत्री बनना, 3 बार मुख्यमंत्री बनना मायने रखता है और 3 बार जो है केंद्रीय मंत्री बनना ही मायने रखता है। मुझे सब कुछ पार्टी ने किया है, सोनिया जी ने और राहुल जी ने स्वीकार किया, मुझे तो चांस दिए काम करने के। आज मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वो काम करूं जो हाईकमान चाहे, जिस प्रकार से हम जीत के आए हैं उसके अंदर मैं मेरी भूमिका रखूं, इम्पोर्टेंट वो मैं रख रहा हूं। और जो मुझसे हो सकता था मैंने 5 साल की गवर्नेंस देने में, योजना बनाने में कमी नहीं रखी। राजस्थान पूरा प्रदेश जा रहा है, चाहे मोदी जी आओ और चाहे अमित शाह जी आओ। मेरा दावा है जनता इतने समझ जाएगी कि काम वो राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम लग जाता। उनका एजेंडा दूसरा है, मेरा एजेंडा है सिर्फ राजस्थान की सेवा करना, राजस्थान में योजनाएं लागू करना, जो मैंने घोषणा करी है बजट के अंदर वो इम्प्लीमेंट हो, ये मेरा एजेंडा है। और इसी के साथ खबर दिन भर में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।